बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बिशारत, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल सॉल्यूशन। दोस्तों, आज जो बात करेंगे हम कंटेंट्स ऑफ एफआईआर के बारे में। इससे जो पिछली वीडियो थी वो एफआईआर कैसे दर्ज करवाई जाती है, एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है और एफआईआर कहाँ दर्ज होती है। अगर एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं होती तो वो क्या कर सकते हैं, ये तमाम चीजें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की। और आज की वीडियो में कंटेंट्स ऑफ एफआईआर के बाद अगर एफआईआर हो जाती है तो उसकी कितनी मुद्दत के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद उसे हवालात में बंद किया जाता है या फिर जेल भेज दिया जाता है, और कितनी मुद्दत के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए दोस्त जितने भी है वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में कोई भी बात आप पूछ सकते हैं। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। जल्दी से दोस्तों शुरू करते हैं एफआईआर के कंटेंट्स के बारे में। जब कोई कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है उसके बाद जब एप्लीकेशन दी जाती है उसके कंटेंट्स क्या होने चाहिए। उसके कंटेंट्स में बहुत जरूरी जो चीज है वो वक्त और तारीख और प्लेस ऑफ अकरेंस है। प्लेस ऑफ अकरेंस की दो चीजें हैं। अगर को डे लाइट का अकरेंस है फिर तो कोई बात नहीं। अगर नाइट अकरेंस है तो फिर एफआईआर के कंटेंट्स में ये लाजमी बात लिखनी होती है कि ये जो ऑफेंस हुआ रोशनी में हुआ, बल्ब की रोशनी से अक्यूज को देखा गया, या जिस तरह भी ये लाजमी लिखना पड़ेगा हमें, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, जरिया रोशनी। इसके अलावा जो कंटेंट्स इसका बहुत जरूरी है वो मोटिव है। किसी भी मर्डर केस में मोटिव का होना बहुत जरूरी है। इसके मर्डर के अलावा भी जितने केस हैं मोटिव का होना जरूरी है। इसके अलावा टाइम हो गया, मोटिव हो गया, और अक्यूज्ड की स्पेसिफिकेशन होगी। या तो उसका नाम आएगा या फिर उसकी स्पेसिफिकेशन, उसका हुलिया वगैरह आ जाएगा। इसके अलावा उसके पास जो हथियार यूज हुआ उसकी मालूमात, अगर वो किसी व्हीकल पर, किसी मोटरसाइकिल पर था तो उसका नंबर जरूरी होना चाहिए। इससे सबसे अहम जो बात है इसमें वो ये है कि एफआईआर की डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून की नजर में जितने भी शुबात होंगे वो मुल्जिम को फायदा देंगे। इसलिए जब अकरेंस होता है बगैर डिले किए अप्रोच करना चाहिए पुलिस स्टेशन और जाकर एप्लीकेशन दे देनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन आप लिख नहीं सकते तो फिर उधर जाके आप उनको इंसिडेंट बता सकते हैं और वो उस चीज को लिखकर आपको बताएंगे कि हमने जो आपने बताया ये लिख दिया। उसके नीचे आप साइन, अंगूठा, जो भी जरूरी चीजें हैं वो कर लेते हैं तो एफआईआर के लिए वो एप्लीकेशन काबल हो जाती है। इसके बाद जो एसएचओ है वो इसकी इजाजत देता है कि एफआईआर दर्ज कर ले। जब एफआईआर एक फार्मर रजिस्टर के ऊपर दर्ज कर ली जाती है तो इसके बाद जो मुल्जिम है उसको गिरफ्तार भी करना होता है। तो सबसे पहला मरहला जो होता है एफआईआर दर्ज होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन विंग को एफआईआर चले जाती है। वो एफआईआर जब इन्वेस्टिगेशन विंग के पास जाएगी तो किसी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मार्क कर दी जाएगी। जब एप्लीकेशन एफआईआर मार्क कर दी जाएगी, मार्क करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो उस मुल्जिम, अगर तो नामजद है, उसका एड्रेस लिखा है, आसानी उसको उसके घर से या उसकी रैकी करके उसको गिरफ्तार कर सकता है बगैर किसी अदालत से वारंट हासिल किए, क्योंकि जो ऑफेंस कमिट हुआ वो कोग्निजेबल है। तो कोग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन है जो वो विदाउट वारंट आप गिरफ्तार कर सकते हैं मुल्जिम को और हवालात में बंद कर सकते हैं। उसके बाद जो भी लीगल तरीका है उसके मुताबिक वो अंदर गिरफ्तारी में रखा जाएगा।
इन उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और अगर एफआईआर जो है वो नामालूम है तो वो कांटेक्ट करेगा कंप्लेनेंट के साथ और उससे अवेलेबल मटेरियल ज्यादा से ज्यादा निशानदेही उससे मांगेगा कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ। और अगर तो कंप्लेनेंट जानता है कि मैं उधर जाऊंगा और उसे पहचान लूंगा या उनकी हेल्प कर सकता है तो वो जरूर करे। और जो नामालूम के बारे में वो पुलिस ऑफिसर है जो वो खुद ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, खुद तलाश करेगा उसे। तो ये एक स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है। नामजद है वो गिरफ्तार हो जाता है, नामालूम के लिए उन्हें थोड़ा ट्रेस आउट करना पड़ता है, कोई उसकी व्हीकल से या उसके फोन नंबर वगैरह जो भी निशानदेही या उसके इलाके से या इंसिडेंट वाली जगह पर जाकर उन्हें देखना पड़ता है। अब एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद एफआईआर के ऊपर सजा जजा कैसे होगी, इसके कंटेंट के लिहाज से सजा हो जाएगी या फिर कोई और मामला होंगे और प्रोसीडिंग होगी जिसके जरिए सजा जजा होगी। ये एक चीज जहनशीन कर लें कि जब एफआईआर होती है तो एफआईआर जस्ट एक इब्तदाई इतला है कि फलां जगह एक कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने के बाद उसकी जो इब्तदाई मालूमात है वो मुतलका पुलिस स्टेशन गई, पुलिस स्टेशन ने उसे एक फॉर्मल जो उनका एक रजिस्टर है उसमें दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद उस पे वो तहकीक करेंगे, तफ्तीश करेंगे। और वो जो एफआईआर है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है इंफॉर्मेशन का, और इसके ऊपर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वो फिर उसके साथ अटैच होती रहेगी। एफआईआर उसको करबोरेट करेगी, तायीद करेगी उस चीज की। और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो एफआईआर की तायीद कर रही होगी और जो एफआईआर है वो इन्वेस्टिगेशन जितनी भी की है उसकी तायीद करेगी। इस इस मरहले को इस मरहले के बाद जो होगा नतीजा निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा, उसके बाद आईओ अपनी ओपिनियन देगा कि आया ये कोग्निजेबल ऑफेंस इस मुलजम ने कमिट किया या ना किया। ये अपनी जस्ट ओपिनियन देगा। ओपिनियन देने के बाद जो लीगल तरीका है ये कोर्ट में चलेगी। तो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर जितने हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर इंसिडेंट होता है 2 तारीख को लेकिन एफआईआर दर्ज हो रही है 10 तारीख को, तो ये 8 दिन का जो गैप आ रहा है, 8 दिन का जो तखीरी मामला देख रहे हैं हम, ये फायदा देगा मुलजम को। और ये मुद्दई के हालांकि वकुआ हकीकत पे मुबनी है लेकिन फिर भी ये फायदा देगा मुलजम को, क्योंकि डिले जो है वो फायदा देगी अक्यूज पर्सन को, कंप्लेनेंट को फायदा नहीं देगी। इसमें शक्को शुबात ये देखा जाता है कि शायद ये जो एफआईआर करवाई गई है विद प्लानिंग करवाई गई है, मशवरे के साथ किसी मुतलका बंदे से मशवरा करने के बाद ये एक स्टोरी मन घड़त बनाकर पेश की गई है। तो उसके बाद टाइम का बहुत जरूरी है, टाइम को देखना कि आया कि इस वक्त कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ, उसके बाद कितनी देर बाद ये बंदा पुलिस स्टेशन में जाके इतला दे रहा है। ये एक बात जरूरी है इसमें कि कोई जरूरी नहीं कि कंप्लेनेंट वही है जो मजरूब है या कंप्लेनेंट वही है जिसके साथ ज्यादती हुई है। कंप्लेनेंट थर्ड पर्सन कोई बंदा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जस्ट ये बताना होता है हमने कि एक कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। तो एक कोग्निजेबल ऑफेंस मतलब एक जुर्म को बताने का एक इसमें जो है वो मामला है, सिर्फ बताना यही होता है कि एक जुर्म हुआ है, कमीशन ऑफ ऑफेंस हुई है। तो जरूरी नहीं जिसके साथ हुआ वही कंप्लेनर बने, कोई भी बन सकता है। तो ये जितने भी कंटेंट्स हैं ये जरूरी हैं। इसके अलावा मोटिव लिखना होता है, अगर तो इसकी बैक पे कोई मामला है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ तो वो मोटिव भी बताना जरूरी है। सम टाइम
मर्डर केस में होता है कि मोटिव ना हो तो वो भी बेनिफिट ऑफ अक्यूज को चला जाता है। दूसरा लोग करते क्या हैं इसके कंटेंट्स में, एक अहम चीज ये है कि लोग अमूमन मुलजम 2 या 1 होता है या 3 होते हैं, तो वो बढ़ा चढ़ा कर नाम लूम डाल के या वैसे ही नामजद करके 10-12 लोग जो है एफआईआर में नामजद कर देते हैं, जिससे फायदा फिर अक्यूज को होता है, क्योंकि स्पेसिफिक रोल जो है उसका या तो वो लिखते नहीं, या लिखने में वो हर बंदे को नॉमिनेट कर देते हैं। और मेडिकल जो होता है एमएलसी, ज्यादातर फाइट के एफआईआर में जो एमएलसी है वो कुछ और बता रहा होता है और इनकी एफआईआर की स्टोरी कुछ और बता रही होती है। इंसिडेंट हुआ होता है, लेकिन इस डाउट की वजह से सारा फायदा मुलजम को चला जाता है, जिससे मुलजम की जमानत हो जाती है और सम टाइम वो मुकदमे से बरी भी हो जाते हैं। मैं जिक्र करता हूँ जिस तरह शाहजेब कत्ल केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, इस तरह कई केसेस हैं जिसमें इंसिडेंट हुआ, वकुआ हुआ, कोग्निजेंस ऑफेंस कमिट हुआ, लेकिन कंटेंट्स ऑफ एफआईआर जिसमें या तो डिले पाई गई या तो उसमें मुलजम ज्यादा डाल दिए और स्पेसिफिक रोल ना बता सके, या फिर उसमें कोई नामलूम ऐसा लिखवा दिया जिसकी बाद में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। तो इस तरह से जितने भी फायदे हैं ये सारे अक्यूज को जाएंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक जो फेवरेट चाइल्ड है कोर्ट का वो अक्यूज्ड पर्सन होता है, तो उसकी फेवर करती है कानून भी कोर्ट भी। और इस तरह से एफआईआर जो है वो उसका फायदा कोई नहीं होता, मुलजम फिर बरी हो जाते हैं, जमानत हो जाती है। तो इसलिए कंटेंट्स ऑफ एफआईआर बहुत अहम है किसी भी ऑफेंस को मेंशन करने के लिए। हम रोजाना न्यूज सुनते हैं और अपने जो भी इलाका जाता है वहां से देखते हैं कि कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस है जो वो कमिट हुआ, उसके बाद एफआईआर भी होगी, उसके बाद वो जो अक्यूज पर्सन है उसकी जमानत हो जाती है, उसके बाद जब ट्रायल चलता है वो बरी हो जाता है, क्विट कर देते हैं उसे कोर्ट्स वाले। तो वो क्यों होता है? वो होता इसलिए है कि कंटेंट्स ऑफ एफआईआर में कोई ना कोई नक्स होता है। अगर कंटेंट्स ऑफ एफआईआर ठीक है, उधर जाकर इन्वेस्टिगेशन में कोई डंट पड़ जाता है तो फिर वो कोराबोरेट नहीं कर रही होती है एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन। जब ये दोनों चीजें आपस में तायीद एक दूसरे की नहीं करेंगी तो फिर वो मशकूक स्टोरी हो जाएगी, वो वकुआ मशकूक हो जाएगा, वो कोग्निजेबल जो ऑफेंस है वो मशकूकियत की वजह से फायदा सारा मुलजम को चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी आपने चीजें ये देखनी है किसी भी वक्त एप्लीकेशन देने के लिए कि उसकी जगह, उसका टाइम, उसका डेट और उसका डिले नहीं करना, और उसके बाद स्पेसिफिक हर बंदे का रोल लिखना है, कितने लोग हैं, जेन्युइन स्टोरी लिखें, कोई मनगढ़ंत बनाने की जरूरत नहीं, जो वकुआ हुआ उसी में एक मुलजम है एक लिखें, 5 है 5 लिखें, और 5 का जो जो उन्होंने हरकत की वो उनके ऊपर रोल लिखें। उस लिखने के बाद मोटिव लिखें, मोटिव लिखने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन जो है ये अथेंटिक होगी, फिर ये कोरैबोरेट करेगी बाकी एविडेंस के साथ, मेडिकल वगैरह या जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसको कोरैबोरेट कर जाएगी। और ये जब तायीद एक दूसरे की करेंगी तो फिर मुलजम की जमानत भी नहीं होगी, उसके बाद वो बरी भी नहीं होगा। तो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्रिमिनल केस। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह एप्लीकेशन जाती है और एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इस में हमने कंटेंट्स ऑफ एफआईआर समझने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह आइंदा नई वीडियो में हाजिर होऊंगा आपके, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।